हेलो एंड वेलकम गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए जल्दी से सबको जुड़ते चलिए, जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस सेशन में आपके लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे चैप्टर वाइज मिक्स्ड एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और ये सेशन हमेशा प्रत्येक दिन एक्सेप्ट संडे, केवल संडे को छोड़ करके रोजाना आपके साथ लाइव प्रीमियर में आएगा। आप इसे देखिए और साथ में इसका भरपूर फायदा उठाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस को, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश कीजिए, जिसका फायदा आपको सीधा एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। क्योंकि यहां पे जितना क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको उतना ही अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा और लगेगा यस, हम इस चीज को एग्जाम हॉल में भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस सेशन का भरपूर फायदा उठाइए। जैसा कि हम लोग आपको बता ही चुके हैं कि तीनों सब्जेक्ट का, मैथ का, ठीक है, आपके सामने हम लोग मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग का भरपूर प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसमें सर आपको मिक्स्ड चैप्टर वाइज सब करवाने वाले हैं। शाम के 9 बजे शार्प एट 9 PM शाम में आपको एकदम से 9 बजे जुड़ जाना है। और इंग्लिश का जो चलेगा वो 8 बजे वो कैब का, और सुबह के 7 बजे जिस समय आप देख रहे हैं, यस, अभी के 7 बजे आपको प्रत्येक दिन इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन एंड मिक्स्ड चैप्टर वाइज मिक्स्ड होगा, चैप्टर वाइज होगा, और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। साथ ही मैम जो है वो बेसिक उनका 12 बजे आप देखते हैं सुबह के, यानी दोपहर के 12 बजे हो गया। और लाइव जो उनका मिक्स्ड प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो लाइव कितने बजे? शाम को 7 बजे 7 PM में। तो इन तीनों चारों को जो आपके लिए सेट किया गया एक बैच है, इस बैच का भरपूर फायदा उठाइए। इसको आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तैयार कीजिए, और यहां से रिवीजन करने का हर वो स्टेप को आप सीखते चलिए, और क्वेश्चन बनाने के तरीके को भी। तो जैसा कि हम इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर्स की सेट करवा रहे थे, जो कि 2022 में पूछा गया है, सारे एज इट इज क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस और क्वेश्चंस के लैंग्वेज वगैरह में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं है। सेम क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आंसर बुक में उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है। तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शंस भी कैसे सेट होता है और क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चंस का डेकोरेशन कैसा रहता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एरर का होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके वोकैब से होते हैं, क्लोज टेस्ट में कितने क्वेश्चंस बनता है, आपके एडियम्स से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके फिलअप से क्वेश्चंस कैसे बनता है। तो इस सारे के सारे जिस तरीके से एसएससी के पैटर्न में पूछा गया है, एज इट इज उठाया गया है। और देखते भी चलिएगा कि ऑप्शंस कैसा सेट किया जाता है कि आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। उस चीज को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके 90% तो आपके कॉन्सेप्ट में बनेगा, 10% आपको अपना वो फंडा लगाना पड़ेगा, जिसमें आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन समझे बगैर आंसर कर सकते हैं। सो दैट यू ऑल मस्ट हैव टू लर्न द वे एंड द मोड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। सो आज के इस सेशन में हम लोग आगे, क्योंकि लास्ट सेशन में हम आपसे 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके थे, आगे आज हम लोग बात करेंगे 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस से। तो आपके सामने 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या यही था? यस, क्वेश्चंस में था आपको फिलअप्स का, जिसमें कि आपको टूवर्ड्स के बाद हम बताए थे कि जीरंड का हम लोग यूज करते हैं, एंड जीरंड का यूज करने के कारण, और जीरंड था क्या, तो जीरंड जो लिखा हुआ वर्ड होता है वो वर्ब में होता है, लेकिन वर्ब के कौन से फॉर्म वाले?
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वाले जिसमें आईएनजी वाले पार्ट आपको दिखाई देगा, और इसलिए इसका आंसर क्या हो गया था, अचीविंग। आज हम लोग नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखा हुआ है उसको देखना। यहां पे ना कभी कभी क्वेश्चन ये भी तैयार कर देता है कि इनकरेक्ट के जगह पे करेक्ट पूछ लिया जाता है। यहां पे गलती वाले को आपको बताना है, कभी कभी आपको सही वाले भी पूछ लेते हैं। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 आपका गलत लिखा हुआ रहेगा, एक उसमें सही लिखा हुआ रहेगा, और बोलेगा भाई बताना है आपको कि सही लिखा हुआ क्वेश्चन यानी आंसर क्या है। लेकिन यहाँ पे 3 सही लिखा हुआ है, एक गलत है, इसलिए बोला गया है ना कि इनकरेक्ट वाला बताइए, गलती वाला जो आंसर है वो बताइए कि कौन सा लिखा हुआ वर्ड गलत है, किसमें स्पेलिंग एरर है। तो क्वेश्चन मतलब इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर्किट, क्या सर्किट का स्पेलिंग गलत है, सही है। क्या जेन्युइन, सही है। मैनर्स, सही है। ट्यूशन, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, ट्यूशन। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूशन, क्योंकि आपको पूछा गया है गलत वाला। आपको कैसा वाला पूछा गया है, गलत। ट्यूशन का तो सही स्पेलिंग क्या होता है, TUITION, ट्यूशन। ऐसे बहुत सारे हैं वर्ड्स जिसको आपको ध्यान रखना है, और जिसको आपको अपने से ध्यान करना है। वो दैट कहां से कीजिएगा, आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के साथ हम बोले है ना कि कम से कम आप पर डे 12 to 15 लाइन्स, वैसे तो हम 21 लाइन्स बोले थे, लेकिन आप लोग 21 लाइन्स तो करते नहीं, तो कम से कम 12 से 15 लाइन्स प्रत्येक दिन लिखिए। और कहां से लिखिएगा, आप सिर्फ इसको न्यूज पेपर से लिखिए। प्रत्येक दिन आप न्यूज पेपर से 15 लाइन इंग्लिश को लिखिए। कोई भी पैराग्राफ उठा लीजिए, क्या लिखा हुआ है कोई मतलब नहीं उसके मीनिंग को जानना, बस उसको लिखिए। लिखते वक्त आपको यह ध्यान बस देना है कि उसके स्पेलिंग और नए नए वर्ड्स, स्पेलिंग कैसे लिखा हुआ है और न्यू जो वर्ड्स लिखा हुआ है वो कौन कौन सा लिखा हुआ है। यहां पे उसके आप रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बस लिखते चलिए। आप 1 महीने में ना स्पेलिंग वाले प्रॉब्लम से आप खुद ब खुद सही कर लेंगे। आपको लगेगा यस स्पेलिंग अब जो है ना अब थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि हम आपको बता देंगे और आप स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हम आपको टेक्निक बताएंगे, जैसे अचीव में आई के साथ ई वाला, ई के साथ आई वाला, तो वहां पे हम साउंड के अकॉर्डिंग बताएंगे, लेकिन सारे वर्ड का हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि सारे वर्ड का लिखावट अलग अलग तरीके से आता है। इसलिए आप उसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। यही होता है प्रैक्टिस सेशन का फायदा कि टेक्निक कहां से सीखना है हमको, स्पेलिंग सुधारने की टेक्निक कहां से सीखना है। तो इस तरीके से आप इसको सुधार सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए पहले क्वेश्चन और आंसर कीजिए। क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या होता है, वैसे वर्ड दैट गिव्स द ऑपोजिट मीनिंग। कैसा मीनिंग देगा वो, ऑपोजिट मीनिंग देगा। और ऑपोजिट मीनिंग का मतलब है उल्टा मतलब अर्थ। बोलेंगे उठने के लिए, काम करेगा बैठने वाला, वैसे। तो यहां पे वो लिखा वर्ड क्या है, रेज। क्या रेज आप पढ़े हैं, नहीं। तो रेज का मतलब होता है किसी भी चीज को तबाह कर देना, किसी भी चीज को तोड़ देना, बर्बाद करना, ठीक है, तोड़ देना या बर्बाद करना। बिगाड़ देना, ठीक है, जिसका मतलब ये हो गया हिंदी में। इंग्लिश में बोलेंगे तो रुइन हो जाएगा। रुइन का भी मतलब वही है, ठीक है, बर्बाद करने से। किसी को मिटिगेट करना, ठीक है, किसी को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को ब्रेक करना। ये सारे वर्ड किसका है, रेज का। रेज का क्या है, सिनोनिम।
सेम गिविंग। अब यहां पे चाहिए आपको एंटोनिम, तो तबाह करना, बर्बाद करने की जगह पे आप क्या करेंगे, उसको बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके का आंसर पूछेंगे। कंफर्ट का मतलब होता है कि जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे, किसी को सुकून फील करवाना या सुकून फील करना, ठीक है, सुकून महसूस करना। ईज का मतलब होता है कोई भी चीज को कंफर्टेबल जोन में लेके जाना, सुगमता लाना उसमें, ठीक है। टू मेक इजियर, किसी भी चीज को सुगमता ले आना उसमें। इसीलिए ना मोदी जी एक मुहिम भी चलाए हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सुने इस तरीके का एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वहां पे लिखा क्या है, ईज। इसका मतलब कोई भी चीज को कंफर्टेबल तरीके से काम करवाना। एक्चुअली बिजनेस करने में इंडिया में बहुत सारे प्रोसीजर होता था। प्रोसीजर ये होता था कि आपको इस ऑफिस से अप्रूवल लेना है, आपको यहां से अप्रूवल लेना है, ये करवा लेना है, वो करवा लेना है। उस चीज के कारण यहाँ पे अच्छे खासे जो बिजनेसमैन थे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, बोलते थे कि भाई इतने ऑफिस का चक्कर लगाना मेरी बस की बात नहीं है, हम यहाँ पे इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगे। मोदी जी ने उसमें बहुत ज्यादा सुगमता ला दी है। बोले कि अब आपको कहीं और जाना नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सारा आपका पेपर वर्क हो जाएगा, आप बस उस ऑफिस में चले जाइए, जो जो डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है उसको फिल कर दीजिए आप, और एक बार में आपको अलग अलग ऑफिसेस का चक्कर काटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक ही जगह से आपका सारा काम इजी तरीके से हो जाएगा। तो उसी प्रोग्राम को उन्होंने क्या बोला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इसको तैयार करने से। तो आंसर क्या होगा, बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है टू क्रिएट, तैयार करना। इसको बोल सकते हैं नर्चर। किसी भी चीज को आप नर्चर अधिक कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, तो इसे क्या क्या बोलेंगे, रेज, बिल्ड। यहां पे नर्चर स्पेशल एनिमल्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए आता है, लेकिन उसका मतलब ही तैयार करने से होता है। एंड वी हैव टू हियर लर्न अबाउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेज, सॉरी एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेज। सो नर्चर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। नेक्स्ट में है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंड द वर्ड इज रेटालिएट। रेटालिएट का आपको ढूंढना है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम मतलब। रेटालिएट का मतलब बोला जाए तो कोई भी चीज का आप फटाक से विद्रोह तरीके से आंसर करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप उसके ऊपर क्या करते हैं, आप उसके ऊपर जो है आप क्या रिएक्ट करते हैं, उसका आप आंसर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं आप, रेटालिएट। तो आंसर क्या हो जाएगा रिटेलिएट का, रिएक्ट करना, टू रिएक्ट। अब रहा कि फैसिलिटेट का क्या मतलब है। आप एक वर्ड फैसिलिटी पढ़े, फैसिलिटी आपको क्या करता है, फैसिलिटी बोलेंगे ना कि हमारे इस इंस्टीट्यूट का जो है फैसिलिटी ये चीज है। इसका मतलब वो सारे सर्विसेज, वो सारे सेवाएं हम लोग क्यों देते हैं, ताकि आप कंफर्टेबल फील कर पाए। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप कंफर्टेबल फील करवा दें। क्या फील करवा दें आप, कंफर्टेबल। इसको बोलेंगे कि टू मेक, जो भी चीज आपको पॉसिबल हो जाए ना, टू मेक समथिंग पॉसिबल टू डू,
क्या बोलेंगे? टू मेक समथिंग पॉसिबल टू डू। इसी को बोलते हैं फैसिलिटेट, क्योंकि फैसिलिटी देने से कहीं ना कहीं कंफर्टेबल चीज आप उसको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इजी तरीके से कोई भी चीज को कर पाए। रोटेट का मतलब आप क्या बोलेंगे? घुमाने से, टू टर्न, घुमाने से, घुमाना उसको बोलेंगे। क्लैप का मतलब तो जानते हैं, टू पुट योर हैंड्स टुगेदर। क्या बोलेंगे? टू पुट योर हैंड्स टुगेदर। अब अपने दोनों हाथ को एक साथ लेकर के आते हैं तो क्या बजता है? अब बोलेंगे ताली बजाते हैं। तो ताली बजाने के ही बोलेंगे हम लोग क्लैपिंग, ताली बजाना। अब यहां तो रिएक्ट करने से था, आंसर क्या था? रिएक्ट। नेक्स्ट, यहां पे जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसके ऑप्शंस को सीखना है। जरूरी यह है कि ऑप्शंस आपके साथ 4 हैं, तो कहने का आप 4 अलग अलग वर्ड को सीख पाइएगा। 4 अलग अलग वर्ड, नए नए वर्ड्स आपके साथ ऐड होते चला जाएगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है। अदरवाइज सिर्फ आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बाकी आंसर क्यों नहीं होगा यह जानना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होंगे कि तुक्का से मान लीजिए कि 25 में से 25 टिक कर दिए, तब कैसा हो पाएगा? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि वो 25 में से 25 टिक कर दिया है और उसमें से उसको कॉन्सेप्ट एक का भी नहीं आता है, इसका मतलब है कि वो कुछ जानता ही नहीं, बस तुक्के से हो गया। तो आपको जानना भी, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग को भी जानना है। अब है आपके सामने जो क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसके लिए आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। एक ऐसा क्या हम लोग वर्ड बोलेंगे जिसका मतलब टू वॉक एमलेसली हो जाएगा। एमलेसली का मतलब ऐसे घूमते हैं ना, मन में क्या चल रहा है नहीं पता, कहां जाना है नहीं पता, क्या करना है नहीं पता, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ऐसे घूमने वाले जो तरीके हैं, मोड हैं, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप क्या बोलेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार तरह के यहां पे वर्ड हैं आपके सामने, एम्बल, स्प्रिंट, क्रॉल और स्लीडर। देखिए, स्प्रिंट क्या होता है? आपको छोटी दूरी तय करना है, बहुत तेज दौड़ दे, बहुत तेज दौड़े, अपना सारा आपने स्टेमिना उसमें लगा दिया, सारा ताकत झोंक दिया और बड़ा तेज आप दौड़ लिए, तो उस तरीके के दौड़ को आप क्या बोलेंगे? स्प्रिंट। टू रन एज फास्ट एज यू कैन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। जब आप छोटी सी दूरी को बड़ा तेज, बहुत ही फास्ट तरीके से, रॉकेट के जैसे दौड़िएगा, तो उसे क्या बोलेंगे? स्प्रिंट। क्राउल क्या होता है? क्राउल क्या होता है? क्राउलिंग आप जानते हैं ना, सांप लोग क्राउलिंग करता है, और सांप लोग कैसे चलता है? सांप हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है, मगरमच्छ, वो क्रोकोडाइल वगैरह हो गया, इसका मतलब होता है रेंगना। इसको बोल सकते हैं कि टू वॉक यूजिंग योर लेग्स एंड हैंड्स टू बोथ, उस तरीके से जो दोनों हाथों से, ये पैरों से रेंग रेंग करके बच्चा भी क्राउलिंग करता है अपने छोटे से बाल्यावस्था में, या फिर जब वो छोटा होता है काफी, तो रेंगना को क्या बोलेंगे हम लोग? क्राउलिंग। स्लीदर क्या होता है? स्लीदर क्या होता है? स्लीदर भी एक तरह का आपको वॉकिंग से रिलेटेड है, ये भी सांप के जैसे होता है, लेकिन जब ना सांप नहीं बल्कि कुछ और, जैसे आप देखते एक काफी ज्यादा फेमस एक वो डांस भी है, वायरल डांस है यूट्यूब पे या फिर ऐसे कुछ साइट्स पे, जहां पे एक व्यक्ति जो है सांप के जैसा नाचता है और क्राउलिंग करते करते इधर से उधर कहीं पर भी चढ़ जाता है।
लेफ्ट राइट वो क्राउलिंग करता है, तो उसी को बोलेंगे आप स्लीदर। इसका मतलब ही रेंगना होता है, लेकिन रेंगना सांप के लिए यहां पे नहीं, या किसी और के लिए जो लेफ्ट राइट करके ऐसे चलने के काम करता है। ठीक है, तो टू वॉक एमलेसली का मतलब हो गया एम्बल। जब आप बिना एम का, बिना एम्बिशन का, बिना कोई भी टारगेट का इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं बड़े मस्ती से, तो उसे क्या बोलेंगे? एम्बल। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। क्या करने के लिए बोला है? बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वॉइस आपके सामने दो तरह से होता है, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो काम करने वाला होता है वो खुद काम कर रहा होता है, यानी इसमें आपको डूअर का आपको जो है वही काम करता है। ठीक, यानी इसमें काम जिसको करना होता है वो खुद कर रहा होता है, और इसमें आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। तो एक्टिव्स आपको पैसिव बनाने के लिए हम आपको सिखाएंगे। उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे वर्ब कोई भी हो, उसके साथ आपको V3 फॉर्म आपको दिखाई देगा। उसके कुछ मेथड तरीके होंगे, लेकिन V3 फॉर्म आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में कुछ भी देखेंगे, या वर्ब फ्रेज भी देख सकते हैं आप। इन दोनों के साथ आपको वर्ब के तीसरे फॉर्म दिखाई देगा। छोटा सा ट्रिक हम इसलिए बताएं ताकि हम इसका आंसर कर सके। चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीज आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लिखना क्या चाह रहे थे। यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए वॉइस को समझने के लिए, वॉइस के चैप्टर को आने दीजिए। फिलहाल हम लोग इसका आंसर करते हैं। सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। अब इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो क्या होगा आंसर? तो हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको V3 दिखना चाहिए। आप देखिए यहां पे आर के बाद हैंडल, V3 भी ऐसे ही दिखना चाहिए। यहां पर भी देखिए V3 भी, हैंडल देखिए, हैव बीन के साथ में V3 हैंड, ठीक है। आर बीइंग के साथ में देखिए हैंडल। ये चीज है, मतलब चारों के चारों कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। अब सही आंसर ढूंढिए। जरा इस पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे हैंडल्स लिखा हुआ है। ये लिखा कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है? आप बोलेंगे सर V5। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना कि V5 है सो? हाँ, और V5 आपको बता दें कि सब्जेक्ट के साथ तुरंत से V5 दिखेगा। इसका मतलब कौन सा टेंस? टेंस का कमाल है। टेंस, वर्ब, ये दोनों जो है ना, हार्ट और लंग्स ऑफ द ग्रामर, या फिर सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस के लंग्स और हार्ट, यही सब चीजें हैं। तो कौन सा टेंस है? आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पैसिव वॉइस में ध्यान रखना है कि इज, एम, आर के साथ V3 आएगा। क्या क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज, एम, आर के साथ V3। अब देखिए कहां पे इज, एम, आर के साथ तुरंत से V3 है। बीच में किसी भी तरह का और भी चीज नहीं होना चाहिए। तो पहले इज, एम, आर वाला ही ढूंढना है। यहां पे वेयर है, कुछ काम नहीं बना। यहां हैव है, नहीं, हमको चाहे इज, एम, आर। यहां पे आर, यहां पर भी आर। अब आर के साथ तुरंत से V3 चाहिए। बीच में कोई भी चीज का इंक्लूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे तो बीइंग, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आंसर हम लोगों ने बना लिया। आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर। आप जैसे ही वॉइस पढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको नए हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना भी आपके लिए, आपके सीखने के लिए ही फायदा साबित होगा, फ्रूटफुल साबित होगा। इसलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉइस चैप्टर आने दीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चंस पढ़िए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंड द वर्ड इज मॉडेस्ट। ठीक है, सब लोग अपना हाजिरी लगाते चलिएगा। हाजिरी लगाने का मतलब है कि सेशन को लाइक करना। लाइक जैसे कीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपने हाजिरी लगा लिया, आप प्रेजेंट थे क्लासरूम में। ठीक है, इसलिए सबको लाइक कीजिए। इतने लोग देख रहे हैं, लाइक कम क्यों? आप लाइक कीजिए।
ठीक है। हाँ, लाइक से आपका ना ये क्लासरूम में प्रेजेंट है, अब्सेंट है, ये पता चलता है। तो लाइक भी करते चलना है, सेशन को शेयर भी करते चलना है, और सेशन कैसा लग रहा है इसका फीडबैक भी आपको देते चलना है। साथ में आपको कुछ नई चीज इसमें इंक्लूड करवाने की जरूरत है, लग रहा है ऐसे कि कुछ और भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जाना चाहिए, कुछ और भी इसमें मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप ऐड करवा सकते हैं। कमेंट कीजिए, हम उसको देख लेंगे, बताएंगे कि यस इसी को आपको करना है, तो हम उसी को ऐड कर लेंगे। वर्ड्स प्रीवियस ईयर के जितने सारे हैं, हाँ किसी का कमेंट आया था कि सर प्रीवियस ईयर के जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वोकैब हैं, उन सबको करवा दीजिए। उस पर वर्क कर रहे हैं, सारा एक साथ हम ऐड करके प्रीवियस ईयर के जितने सारे वोकैबलरी से पूछे गए वर्ड्स हैं, चाहे इडियम्स हो, चाहे वो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो, सारे हम एक साथ करवा देंगे। लगातार एक सीरीज लाएंगे ना, उसमें सारे वोकैब के वर्ड आ जाएगा। और भी किसी को कुछ ऐड करवाना हो, किसी को किसी तरह का चेंज इसमें करवाना हो, तो आप बोल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग देख लिया जाएगा, उन सारी चीजों को ऐड भी कर लिया जाएगा। क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा सबसे पहला टारगेट है। आप सफल हो जाएं, दैट्स मतलब वो जो खुशी और वो जो टारगेट है, वही हम लोग का सबसे बड़ा टारगेट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग को बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पे। और यहाँ पे एंटोनिम ढूंढना है आपको मॉडेस्ट का। मॉडेस्ट का मतलब होता है जब आप क्या फील करवाते हैं किसी को, काफी बोलेंगे ना सिंप्लिसिटी के साथ आप प्रेजेंट होते हैं, काफी सिंप्लिसिटी के साथ आप प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडेस्ट। जिसे विनम्र, विनित बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी यदि देखा जाए तो। और सिंप्लिसिटी तो हम लोग बोलते ही, सिंपल तरह के व्यक्ति, सिंप्लिसिटी बोल लीजिए। हम लोग हिंदी पे ज्यादा लिखने की प्रयास नहीं करेंगे, हम लोग इंग्लिश ही लिखेंगे। सिंप्लिसिटी, जब भी किसी व्यक्ति के विनम्रता, ये वर्ड लिख देते हैं जब, तो उसे आप क्या बोलेंगे, मॉडेस्ट। अब यहाँ पे 4 अलग अलग वर्ड है, चारों की आप आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। क्या आंसर होगा? एंटोनिम ढूंढना है। चलिए, अनहैप्पी का मतलब आप जानते हैं, जो खुश ना हो, जो खुश ना हो, नाखुश जिसे बोलेंगे, जो खुश ना हो। क्या जो खुश ना हो वो एंटोनिम देगा मॉडेस्ट का? नहीं। सलेन का मतलब, सलेन का देखिए वर्ड कैसा लग रहा है सुनने में, एकदम सड़ा सड़ा जैसा। और सड़ा हुआ कोई भी चीज एक्टिव रहेगा नहीं, जो नॉन एक्टिव है। यानी इसे बोलेंगे हम लोग ना, जो उदास हो, मोनोटोनस बोल सकते हो उसको, डल बोल सकते हो, जिसे डल भी बोल सकते हैं आप, जिसे आप स्लगिश बोल सकते हैं। वैसे ही ग्लम आपका भी है, सेम, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। दोनों का सेम मतलब, गलम का भी और सलेन का भी। तो सलन और गलम दोनों एक जैसा। अब आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सिएटेड। इसका मतलब होता है अहंकार से भरा हुआ, अहंकारी। और अहंकारी तो उल्टा होगा ना मॉडेस्ट का। मॉडेस्ट जो सिंपल, सिंप्लिसिटी से भरा है, और अहंकारी जिसे बोलेंगे आप, जो कॉन्सिएटेड है। तो आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से इडियम का क्वेश्चन आ गया। इडियम में क्या है? इन द सेम ब्रीथ, इन द सेम ब्रीथ। अब इसका आंसर क्या होगा? एक ही सांस में, सेम तरह के, जो वो बोलते हैं ना कि सिचुएशन में। अच्छा, आंसर हो गया, आंसर हो गया, बहुत अच्छे। सेम तरह के सिचुएशन में, जब आप ना अपने सांस को रोकने की कोशिश करते तब नहीं, प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं, एबल टू गेट अ फॉल स्मेल, कोई भी चीज को सूंघना नहीं। इसका मतलब होता है कि से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। जब एक ही समय में दो अलग अलग तरह के, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, एक दूसरे के अलग अलग डायरेक्शन वाले वर्क हो,
वैसे वर्ड को बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। और दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स को आप एक ही समय में करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब यू आर डूइंग द वर्क इन द सेम ब्रीथ। उन दोनों वर्क्स को आप इन द सेम ब्रीथ में कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेड टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम। नेक्स्ट आपके सामने है कि सेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन जो वर्ड है आपके सामने है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो बिना, जिसके अंदर कुछ है या ना है, जिसके पास पैसे हो या ना हो, जिसके औकात कुछ हो या ना हो, लेकिन दिखाता है कि हम बहुत ही बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंटेशियस, जिसे बोलेंगे दिखावा, शोवी पर्सन। तो शोवी पर्सन को बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस। सिनोनिम आप इसको बताना था तो बताएंगे इसका आंसर शोवी। आपके सामने टेस्टफुल है। टेस्टफुल का मतलब जो काफी अच्छा लगता हो, क्विक जल्दी से, सडन अचानक से, सारे छोटे छोटे वर्ड से इसका कोई मीनिंग आपको जानने का एडिशनल यहां पे जरूरत नहीं है। तो ऑस्टेंटेशियस का मतलब हो गया शोवी पर्सन। Select the option that expresses the given sentence in active voice. That is your next question. And आंसर कीजिए। बहुत अच्छे ट्राई कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही करते रहिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, इस बार एक्टिव में पूछ लिया है, पिछले वाले में पैसिव में पूछा था ना। हाँ, इस बार किस में पूछ लिया है? एक्टिव में। वॉइस दोनों था। आंसर क्या होगा? आपको बोले थे ना कि आपको पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ V3 का देखना है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन एक्टिव में एज यूजुअल देखना है जो आपके टेंस में स्ट्रक्चर चलता है। टेंस में अलग अलग, जैसे इज एम आर के साथ V4 भी बताए थे, हैव हैज हैड के साथ V3 बताए थे, डू डज डिड के साथ V1 बताए थे, हैव बीन हैज बीन हैड बीन के साथ V4 बताए थे। सारे आपको वर्ब कंपाउंड में बता चुके हैं, आप वर्ब कंपाउंड खोल के देख लीजिएगा। अब यहां पे ना, अब यहां पे आपको आंसर करने में ना दो चीजों का खासा ध्यान देना है। पहला कि टाइम क्या चल रहा है, टेंस क्या चल रहा है, और उस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सारे आपको हम टेंस वाले चैप्टर में बता ही चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे पहले है लिखा वर्ड वेयर सरेंडर। चलिए, तो जैसा कि हम बताए थे ना कि इज एम आर, आपके लिए इज एम आर के साथ V3 पैसिव वॉइस में कौन से टेंस में आता था? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पूरा लिख देते हैं इसको। उसी प्रकार से वाज और वर के साथ यदि V3 आ रहा है, इसका मतलब आपको पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट देखना है। पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस में होगा? सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस, इसका मतलब एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया आपके सामने टेंस का, और टेंस में सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बताए थे? बहुत बढ़िया, सबको एक बार में आंसर आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेगेटिव था तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1। इंटरोगेटिव था तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहां पे तो क्वेश्चन वाला बात ही नहीं, नेगेटिव वाला बात ही नहीं, तो सब्जेक्ट प्लस V2 ढूंढना है। क्या यहां पे सब्जेक्ट के साथ सीधा V2 है? नहीं, बीच में हैड है, इसका आंसर नहीं होगा। कि यहां पे ये दे के साथ V2 है? नहीं, बीच में आर है। पहले तो टेंस के टाइम का चेंज हो गया यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। प्रेजेंट कैसे आ जाएगा? यहाँ पे तो पास्ट चल रहा है। हैव के साथ सरेंडर्ड, ये भी नहीं, ये भी तो आपको प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये भी नहीं होगा। दे के साथ देखिए V2 है क्या? आप बोलेंगे आंसर इसी को टिक करते हैं, और आपका आंसर सही हो गया। अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों तक के जो प्रैक्टिस सेट्स होगा वो काफी इजी तरीके से टाइम टेक कर करके आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, ताकि एक फील्ड तैयार हो पाए आपके लिए। वो जो ना बोला जाता है ना कि जमीन को थोड़ा सा तैयार करना, तब जाकर के बीज को डालना, फिर बीज अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है, डेवलप कर पाती है। इसलिए आपके साथ हम ना फील्ड को तैयार कर रहे हैं। 1 क्लास, 2 क्लास, 4 क्लास में थोड़ा सा स्लो बताएंगे, टाइम ले लेकर के क्वेश्चन को डील करेंगे, लेकिन हाँ
जैसे इस चीज पे आपका कमांड होते चला जाएगा, हमको इस समझ में आते चला जाएगा, फिर हम लोग इसके स्पीड को, इसके टेम्पो को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और टाइमर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे है आपके सामने लिखा हुआ एक सेंटेंस, एंड द सेंटेंस में आपको एक अंडरलाइन सेगमेंट भी लिखा हुआ है और बोला जा रहा है कि वहां पे यदि किसी तरह का करेक्शन की जरूरत है तो उसको इंप्रूव कीजिए, अदरवाइज आप आंसर क्या करेंगे, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझा चुके हैं पहले ना, पहले वाले क्वेश्चन से ऐसा आया गया तो वहां पे हम इसको समझाए थे। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। अ tigress has given birth to a cub in the Ranthambore Tiger Reserve, taking the big cat population to 78. एक्चुअली एक टिग्रेस जो है, टाइग्रेस का मतलब वो बाघिन, बाघिन एक नए बच्चे, एक अच्छा टाइगर के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, कब, इसको भी ध्यान रखना है। तो टाइगर ने एक मतलब जो बाघिन है उन्होंने एक बच्चे का जन्म दिया, कहां पे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। मीनिंग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ना ये भी ध्यान देना कि सेंटेंस पैसिव में है, एक्टिव में है, किसमें है। टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78, और पॉपुलेशन कितना हो गया, 78। अब बताना है कि इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा, इस अंडरलाइन सेगमेंट का सही आंसर क्या होगा। पहले ये बताइए क्या इसमें करेक्शन की जरूरत है, या पहले हमको ये बताइए सेंटेंस पैसिव में चल रहा है, एक्टिव में चल रहा है। अच्छा, मीनिंग समझ में नहीं आया। मीनिंग यही है ना कि बाघिन ने एक बच्चे का जन्म दिया रणथंभौर टाइगर रिजर्व में, जिससे कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और बढ़ करके 78 हो गया। अब जो जन्म देने का काम तो बाघिन ही कर रही है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में सेंटेंस चल रहा है। और एक्टिव वॉइस में था कि हैज के साथ, हैव के साथ विथिरी आना था, यहाँ विथिरी भी है, इसका मतलब कि एक्टिव में और एक्टिव में लिखा हुआ है। अब रहा इसके इस हेल्पिंग वर्ब को देखना। अच्छा, यहाँ पे अ लिखा हुआ, और टिग्रेस, इसका मतलब एक बाघिन, इसका मतलब बना सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या बना इसका मतलब, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज, तो बोलेंगे लास्ट में एस लिखा, इसका मतलब हैज आएगा, तो हैज भी लिखा हुआ है, विथिरी भी है। अब वहां पे तो हम लोग समझ लिए। अब ऑप्शन को थोड़ा सा देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आपके सामने वाज के साथ बोथ, अनिवाज के साथ विथिरी, किस में होता है, आप बोलेंगे पैसिव वॉइस में। सेंटेंस का मोशन चला है एक्टिव वॉइस में, आंसर पैसिव वॉइस में होगा, आप बोलेंगे ऑप्शन तो गलत है। हैज के साथ विथिरी आता है, हम बोले ना हैज के साथ विथिरी आता है, हैज के साथ गिव V1 लिखा हुआ, आंसर होगा, ये बोलेंगे ये भी ऑप्शन आपका गलत है। एज के साथ गिवन है यानी V3 है, और इज या मार के साथ V3 पीछे वाले स्लाइड में बताए हैं पैसिव वॉइस होता है, क्या ये भी आपका होगा, नहीं। आंसर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। और खास बात यह है आपके लिए कि जहां पे आपको गलती नहीं दिखेगा वही क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा। ठीक, थोड़ा सा इस पे देखते हैं कुछ चेंजेस कर करके। तब तक के लिए आप लोग इसमें से जो लिखना है उसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अब अच्छा दिख रहा है, बढ़िया, ब्लैक में बढ़िया दिखता है ना, जो बार बार व्हाइट आ जा रहा है क्या? चलिए, तो ब्लैक कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले में, क्योंकि आज हम लोग का जो होम पेज है वो व्हाइट में है, और व्हाइट में पढ़ाने का मेरा मूड था थोड़ा सा, इसलिए व्हाइट पेज में रह गया। ब्लैक में हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। ये है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन का नाम क्या है? हाँ, इस क्वेश्चन का नाम है क्लोज टेस्ट, और इसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ, पैराग्राफ में 5 अलग अलग ब्लैंक हैं, उन 5 अलग अलग ब्लैंक में उन सारे वर्ड्स, अच्छा ये 1 नंबर के लिए ऐसे और भी क्वेश्चन आएगा, उनसे सारे वर्ड्स में से आपको छाट छाट करके भरना है। तो सबसे पहले इसके बनाने के तरीके को समझने के लिए आपको एक तरीका लगाना है, पहले कॉन्टेक्स्ट, कहानी क्या कह रही है, एक कहानी जो बदल दे हमारी हिस्ट्री। तो कहानी क्या कह रही है, उस कहानी को समझना है, कॉन्टेक्स्ट, बात किस पे किया जा रहा है।
एक कहानी आपका, एक कहानी मेरा। दूसरा, आपको इसमें ध्यान देना है कोलोकेशन का। ये कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन ये होता है ना कि कुछ वर्ड के साथ कुछ स्पेशल वर्ड ही आता है और उन दोनों का जोड़ी ना हमेशा के लिए एक जैसा रहता है, हमेशा एक जैसा आएगा। ठीक है, हमेशा एक जैसा आएगा, एक जगह पे आएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलोकेशन। तो इन दोनों चीजों के साथ आपको ध्यान देना है। उसके बाद तीसरा ध्यान देना है आपके इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है कि सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव क्या बोल रहा है, डायरेक्शन उसका नेगेटिव की ओर जा रहा है, उल्टा बात बोलने के लिए जा रहा है, आपको नीचे दिखाने की मोशन में है या आपको पॉजिटिव दिखाने की मोशन में है, उस चीज को बोलेंगे हम लोग इंटोनेशन। इन सारे वर्ड्स के ध्यान को रखते हुए आपको इसका आंसर करना है। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़िए, छोटा सा पैराग्राफ है, प्री का क्वेश्चन है। द राइज इन द इरावती डॉल्फिन, राइज बढ़ने से, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। इंटोनेशन कैसा है? पॉजिटिव है, बढ़ने वाला है। वेरी गुड। किसका? इरावती डॉल्फिन इन चिलिका कैन बी एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड का मतलब लोगों को आकर्षित करना, आकर्षण करने का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, किसी की ओर आप अट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब लगाव बढ़ता है, इसका मतलब उसके साथ आपको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा। आप बोलेंगे अच्छा लगेगा, तब तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव। यही चीज को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटोनेशन। इसी को समझना है, पॉजिटिव बात हो रहा है या नेगेटिव बात हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होगा जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। कॉम्प्रिहेंशन वाले सेगमेंट का क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंड होना आप लोग को। कॉम्प्रिहेंड का मतलब समझ विकसित करना है। उसके बाद यहां पे पढ़िए, एट्रीब्यूटेड टू द इविक्शन ऑफ फिश इनक्लोजर्स आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड फ्री, डैश है, डैश को तो भरना हम लोग को ना। इरावती डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। यहां पे थोड़ा सा मछली को अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मिला, मतलब इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको नेगेटिव मोशन दिखा। ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर, there were comparatively fewer tourist boats on Chilika Lake, which made it for dolphins to move from one part of the lake to another. यहां पर भी थोड़ा सा क्या काम कर रहा है? नेगेटिव, डिस्टर्ब करने वाला है ना, कि वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऐसा काम किया कि डॉल्फिन्स को मूव करना पड़ा फ्रॉम वन पार्ट टू द लेक ऑफ अनदर पार्ट। तो कोई जगह को छोड़ कर जाना, इसका मतलब आप नेगेटिव या पॉजिटिव बोलेंगे? नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, चलिए अब हमको ये बताइए कि कॉन्टेक्स्ट किसके ऊपर चल रहा है, कहानी किसका कहा जा रहा है? कहानी इरावती डॉल्फिन का कहा जा रहा है। कहां की? चिल्का लेक। किस चीज पर बेस्ड है? कहीं ना कहीं कोविड-19 के कुछ रीजन के ऊपर, साथ में टूरिस्ट के ऊपर। कहां पे पड़ा? यहां पे पड़ा। साथ में थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर में जो उसके बढ़ने का राइज, उस पर भी काम कर रहा है। इन सारी चीज को पहले आपने पकड़ा। यहाँ पे कोलोकेशन का कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे कोलोकेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अदर जो आपके साथ क्लोज टेस्ट आएगा उसमें हो सकता है। अब आंसर करेंगे। द राइज इन द इरावती डॉल्फिन नेटिव, इनहेबिटेंट्स, पॉपुलेशन या क्लैन। क्लैन का मतलब अलग अलग तरह के जो कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरीज। ह्यूमन क्लैन, इसका मतलब अलग अलग ह्यूमन के कैटेगरीज, जैसे मंगोलॉइड, निग्रोइड, इस तरीके से। तो यहां पे क्या, इरावती डॉल्फिन के मतलब अलग अलग तरह के क्लान या फिर अलग अलग तरह के वो कैटेगरीज के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सोचिए जरा। नहीं, इरावती नेटिव्स, नेटिव्स का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में आने, जिसे बोलते हैं एबओरिजिन्स। वन वर्ड में आपको एबओरिजिन्स का मतलब है कि द ओरिजिनल या फिर द ओरिजिन्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी एरिया के खास तरह के जो एकदम मतलब पूर्वजों से वहीं पे बसा हुआ था, उसी के नाम पे उस चीज को जाना जा रहा था, उस तरह के लोगों को आप बोलेंगे ओरिजिन्स, नेटिव्स, जिसका अपना नेटिव हो ना।
तो क्या है यहाँ पे नेटिव्स के बारे में बात चल रहा है क्या? नहीं। इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जहां पे आप रह रहे हैं, उस जगह के एरिया में, तो आप इनहेबिटेंट बोलेंगे, हैबिटेंट बोलते हैं वहां पे रहने वाले को, तो उस पे भी नहीं। तो राइज किस में होगा? तो बोलेंगे सर राइज तो पॉपुलेशन में होना चाहिए ना, सोचने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से पहले का आंसर हो गया पॉपुलेशन। सेकेंड वन जो 2 नंबर में आपको भरना है, अब देखिए द राइज इन द इरावती डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द eviction of unconstitutional, illegal, unwarranted या illegitimate। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सोचिए और सोच करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए यहां पे बोला है कि द राइज इन द इरावती डॉल्फिन पॉपुलेशन इन चिल्का कैन बी एट्रीब्यूटेड। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा मछलियों का, डॉल्फिन का, तब अथॉरिटी भी, हमारे गवर्नमेंट जो के लोग जो है वहां पे देखेंगे कि इस वाले एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है, अब इस मछली को बढ़िया से प्रोटेक्ट करना है। इसके आस पड़ोस जो कुछ भी इलीगल, जो कुछ भी मतलब ऐसी चीजें हो रहा है जिससे इसको नुकसान हो रहा है, उसको क्या करना है? हटाना है। एट्रीब्यूट करेगा, उसकी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट करेगा द इविक्शन, वहां पे ध्यान देने की चीज को, किसकी? उस फिश एनक्लोजर्स जो एरिया होता है वहां पे किसी तरह का इलीगल या फिर बोल सकते हैं कि जो चीजें मछलियों को नुकसान करने वाला हो उसके और काम, मतलब उस तरह की चीजों की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो आप आंसर करके देखिए, तो इलीगल हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे अच्छा अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं होगा? भाई वहां तो कोई ये थोड़े ना कानून देख के थोड़े ना करेगा इस वाले धारा को यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं, धारा नहीं करेगा। जब जो कोई पॉलिसी होता है ना, जो कोई भी कानून, मतलब बोल सकते हैं कि कॉपी या मतलब पेपर वाला वर्क होता है, वहां पे कोई बातचीत या फिर कोई भाषणबाजी वाला कोई सिचुएशन होता है, वहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे होगा? यहां पे इलीगल होगा। अनवारंटेड, वारंट क्यों पहले देगा भाई? वारंट का कोई मतलब ही नहीं। इलिजिटिमेट, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका था? इलीगल का। अब टू द इविक्शन ऑफ इलीगल फिश इनक्लोजर्स, आंसर बन रहा है यस। नेक्स्ट, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड फ्री। किसका फ्री? इंटरवेंशन फ्री, ट्रेस पास फ्री, कॉन्फिस्केशन फ्री। सारे वर्ड अच्छे अच्छे। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? चलिए आंसर, इंटरवेंशन का मतलब होता है ना कि किसी की चीजों पे अधिकार करना, इसको बोल सकते हैं हस्तक्षेप करना। ट्रेस पास का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज पे अधिकार कर लेते हैं। क्या अनाधिकार करते हैं? मतलब जहां पे आप अधिकार करने का बोल सकते हैं कि अधिकार नहीं था, वहां पे अब अधिकार कर लिए किसी के भूमि पे, ठीक है ना? या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, जबरदस्ती अधिकार करना किसी के घर, किसी की जमीन जायदाद पे, या किसी के कोई भी प्रॉपर्टी पे आप अधिकार कर लेते हैं, उसी को बोल सकते हैं आप ट्रेस पास। कॉन्फिस्केशन का मतलब, ये कॉन्फिस्केशन वाला काम पुलिस लोग करता है। जब आप कोई भी नेगेटिव वर्क किए हैं, भाग गए हैं पुलिस के चुंगल से, तो आपके घर का एक वर्ड आता है ना, कुर्की जब्ती करना, तो इस चीज को बोलते हैं आपको कॉन्फिस्केशन। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि जैसे अतिक्रमण बोल सकते हैं, अतिक्रमण। रास्ते पे जो लोग ना ठेला वगैरह लगा देते हैं तो रास्ता जाम हो जाता है, उसे बोलेंगे अतिक्रमण। अब यहां पे देखिए जरा, आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड फ्री, जबरदस्ती अधिकार से।
कोई ऐसा थोड़ा बोलेगा कि वहां पे मतलब ये लूटने वाला सेंस चल रहा है, तुम भी लूट लो वो भी। तो वहां पे जब लूटने वाला सेंस होता है तो वहां पे जबरदस्ती दिखा रहा था नहीं। हस्तक्षेप कैसे करेगा वहां पे कोई? हस्तक्षेप तब होता है जब वहां पे कोई थर्ड पर्सन इंटरवेन करे किसी दूसरे के यहाँ पे, उस तरीके का। कॉन्फिस्केशन का कोई मतलब है नहीं। हाँ, अतिक्रमण हो सकता है, अतिक्रमण फ्री, क्योंकि हो सकता है कि उस वाले चिल्का लेक में लोग अतिक्रमण कर रखा हो। किस तरीके से? तो आप फिश पालने वाले वो देखे ना, ड्रम वगैरह या फिर जाला वगैरह बहुत सारे ऐसे जो डैम है वहां पे फैलाया हो रहता है, तो उस तरीके से उसी को बोलेंगे इंक्रोचमेंट। यहाँ पे रास्ते पे ठेले लगा देने से हो जाता है इंक्रोचमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या, उस तरह के वर्क कर देने से। तो ये भी आपका यहाँ पे होगा, क्या होगा? आप बोलेंगे नहीं। ये होगा क्या? बोलेंगे यस। ये होगा नहीं, ये नहीं, और ये वाला नहीं। चलिए, तो ये हम लोग 3 नंबर कर लिए। 4 नंबर देखते हैं। इरावती डॉल्फिन फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। यस, जब फ्री कर दिया तो उसको अब अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मिला। किसको? डॉल्फिन्स को। अब देखिए यहां तक तो बात एक चीज हो गया, यहां से यहां तक। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। अच्छा बताइए, यहां से यहां तक किस तरह का बात चल रहा था? बोलेंगे कि फिश के बारे में बात चल रहा था, उसके एरिया को लेकर के बात चल रहा था, उसके पॉपुलेशन में राइज वाला बात चल रहा था। अब अचानक से क्या हो गया? कोविड-19 वाला बात आ गया। कि ये बात के साथ दूसरा बात ऐड होने की बात है, ज्यादा आने की बात है ना। कि एक बात बोल रहे थे यहां से यहां तक कहानी अलग वाली दिशा में, एक यहां से यहां तक कहानी अलग वाली दिशा में। जब कहानी में चेंज हो रहा है, कहानी में कुछ बातें ऐड करने की, क्या ऐसा सेंस बन रहा है कि यहां तक बात के लिए इसके बाद और? तो जब ऐड करने वाली बात होती है तो होता है मोर ओवर। हाउएवर, जो भी हो, नहीं जो भी हो उसके बाद कोविड-19 वेयर है, जबकि नेवरदलेस, ऐसा नहीं। यहाँ पे ऐड करने वाली बात है तो मोर ओवर होगा। नहीं सुना है? अभी आ जाएगा। ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यू टूरिस्ट बोट्स ऑन चिलिका लेक व्हिच मेड इट। पहले बात उधर की है, अब बताता की। अच्छा, जो भी हो, चिलिका लेक में ना कोविड-19 लॉकडाउन की जो ईयर था लास्ट ईयर, ठीक है ना, ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर में जो कोविड-19 हो गया था, यहाँ पे अच्छी खासी कंपैरेटिवली फ्यू टूरिस्ट बोट्स ऑन चिलिका लेक। काफी मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत फ्यूअर था, कुछ था। विच मेड इट, उन्होंने इसको किसी ना किसी तरीके से कुछ किया। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि चाहे जो भी बात हो, ऊपर लास्ट साल में जैसे कोविड-19 आया ना, उस साल यहाँ पे कंपैरेटिवली कुछ टूरिस्ट बोट्स आया, जिसके कारण तो जो भी हो उसके बाद, तो जो भी हो को बोलते हैं हम लोग मोर ओवर, ठीक है ना, ऐड करने वाला सेंस। नेक्स्ट आपके सामने देयर वर कंपैरेटिवली फ्यू टूरिस्ट बोट्स ऑन चिलिका लेक व्हिच मेड इट फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट। अच्छा, यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब एक तरह का, कहीं ना कहीं एक तरह का यस बोलिए, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक तरह का कॉज दिख रहा है क्या, कि उन्होंने क्या किया, डॉल्फिन्स को मूव करवा दिया। कहां से? वन पार्ट ऑफ द लेक टू द अनदर पार्ट। कॉज बन रहा है क्या? हार्टफुल का मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना, डिस्टर्बिंग का मतलब किसी को तंग करना, डेट्रीमेंटल का भी मतलब होता है किसी को आप जब ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, दैट मीन्स डेट्रीमेंटल, ठीक है। हार्टफुल का मतलब नुकसान तो बातों से भी पहुंचाया जा सकता है। डेट्रीमेंटल का मतलब उसके साथ तबाह कर देना, उसकी चीजों को नुकसान कर देना, दैट इज डेट्रीमेंटल। उसके एरिया, उसके घर को तोड़ देना। लेकिन यहाँ पे तो ये इन्होंने तोड़ा नहीं ना, फ्यू टूरिस्ट जो कंपैरेटिवली वहां गया कि उन्होंने तोड़ा नहीं, उसे एक कारण तैयार हुआ, कॉज बना कि मछली जो आपके डॉल्फिन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए। तो आंसर क्या होगा? कंडक्टिव। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि बात आपको धीरे धीरे पल्ले पढ़ रहा होगा। नहीं भी पढ़ रहा है तो कोई भी बात नहीं, आप रेगुलर इस प्रैक्टिस सेशन में जुड़िए। बहुत सारी चीजें नए ऐड होते जाएगा और नई चीजों को आप लिखते चलिए, समझते चलिए। धीरे धीरे आने वाले कुछ सेशन में आप अच्छे खासे लेवल के हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। इस चीज का विश्वास अपने आप पे रखिए, ठीक है, और इसी विश्वास के साथ अपने तैयारी को और भी ज्यादा इनहैंस कीजिए, बूस्ट कीजिए।
अपना सेहत का ख्याल रखिए और हमारे इस प्रैक्टिस बैच का भी ख्याल रखिए। इतने इतने बजे आते हैं, इतने इतने बजे हमको देखना है, और सेशन को शेयर करने का भी ख्याल रखिए, क्योंकि आपके शेयर, आपके कमेंट हमको मोटिवेट करता है। सो आज के लिए बस इतना ही। आपसे हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए आपको थैंक यू। ठीक है, और आप इस चीज को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। चलिए बाय, टेक केयर।